बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूं कि ये चैप्टर बुनियादी तौर पे बेटा हम वर्क और एनर्जी से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ वर्क और एनर्जी क्या हैं। तो बेसिकली बोथ इज़ द सेम चीज़ है। वर्क इज़ आल्सो इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बुनियादी तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी की जो चेंजेस होती हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं। एक बेस करती है हीट के ऊपर और दूसरा बेस करती है उस फोर्स के ऊपर जो इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट के दरमियान आती है। जो फोर्स आती है वो बुनियादी तौर पे डायरेक्ट वर्क में शिफ्ट हो जाती है, यानी फोर्स के अमल करने से वर्क क्रिएट होता है। इट मीन किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी का जो एक्सचेंज अपने एनवायरनमेंट के साथ वो या हीट की वजह से होता है या फिर वर्क की वजह से होता है। अब वर्क जो होता है जब उसमें ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो हम दो हिस्सों में लेते हैं, या तो एनवायरनमेंट के ज़रिए होता है या ऑब्जेक्ट के ज़रिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट के ज़रिए होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, एनवायरनमेंट से होता है तो हम उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसको मज़ीद डिटेल के साथ हम जब एनर्जी में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्क क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बेटा वर्क के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि वर्क को जो अब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये वर्क की फ़िज़िकल टाइप्स होती है। इट मीन वर्क को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक वर्क है मेंटल वर्क या जिसको साइकोलॉजिकल वर्क कह सकते हैं, और दूसरा वर्क होता है फ़िज़िकल वर्क जिसमें फ़िज़िकल अप्रोच पाई जाती है। अब सवाल ये कि मेंटल वर्क क्या है। एक शख्स अगर सुबह से बैठा है दोपहर तक पढ़ता रहता है और एक ही जगह बैठ के वो अपनी स्टडी करता है तो उसने यकीनन वर्क किया, उसकी बॉडी में थकावट हुई, उसे टेंशन हुई, उससे ख़ास किस्म की थकावट और बोरियत के एहसास हुआ। इसका मतलब उसने कुछ वर्क किया। मगर वर्क इसको फिज़िक्स के लिहाज से हम नहीं मानेंगे, इसको हम लोग मेंटल या साइकोलॉजिकल वर्क के तौर पे काउंट करेंगे। अब जो वर्क फिज़िक्स मेजर करती है उसको हम लोग फ़िज़िकल वर्क कहते हैं। फ़िज़िकल वर्क बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करे तो तब उसके अंदर जो अमल होगा उसमें वर्क पैदा होगा। इट मीन कि जब फिज़िकली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और बॉडी फासला तय ना करे तो फिर भी वर्क नहीं होगा। लिहाजा बुनियादी तौर पे फोर्स लगाने से जब डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिल ज़रब है उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। सो सबसे पहले जब हम वर्क को डिफाइन करने जाते हैं तो पहली डेफिनेशन ये देखें कि व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अमल करती है देन बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट, फिर बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में। तो देन प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जिस हम सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं F × D, यानी इट इज़ द प्रोडक्ट। यहाँ मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर, यहाँ सिंपल मैंने किया इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा अमल कब होगा, क्लियर कीजिएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। इट मीन अगर यहाँ हम डॉट भी लेंगे तो रिजल्ट हमारा यही रहेगा। कैसे, ये छोटे से डायग्राम देखेंगे, इसमें एक ब्लॉक पड़ा है, इस ब्लॉक को एक फोर्स के जरिए पुश किया जा रहा है, ठीक है। जब इसको पुश करते हैं तो ब्लॉक कुछ हिस्से में मूव करता है, तो देन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो फिर यहाँ एंगल का किरदार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर हम कहते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या होगा, वर्क। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। जब दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई करें तो और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हो। मसलन एक एग्जांपल देखिएगा, ये एक बच्चे के खेलने का खिलौना है छोटा सा, उस खिलौने के साथ बच्चा एक धागा बांध के फोर्स लगाता है और ये उसके खिलौना कार सीधी इस रास्ते पे चल पड़ती है। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन है ये, और फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है ये। अब क्या ये दोनों एक डायरेक्शन के अंदर हैं तो नहीं है। अगर एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है तो देन दे क्रिएट सम एंगल बिटवीन द F and D। ये F और D के दरमियान एक एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल को क्या पढ़ते हैं, थीटा। अब हम इसको कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि जब इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क हासिल होता है, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर है तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D इज कॉल्ड क्या होगा, वर्क। यानी इसके अंदर हम थोड़ा आज़ाद हो गए हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक समझ में हैं या नहीं है, हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला बनेगा F.D डॉट प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या आता है, FD cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द F एंड D।
इट मीन यहाँ अगर थीटा 0 डिग्री का होता तो हमारी ये डेफिनेशन आ जाएगी जो हमने पहले पढ़ी थी, चूँकि cos 0 मान लो अगर आंसर हमारा ये होगा। लेकिन अगर थीटा अदर देन 0 है तो फिर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप लोग बेटा क्या करते हैं देख रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो फिर हम इन दोनों डेफिनेशन के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं और हमें कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ऊपर हम कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन के अंदर हैं, नीचे हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें क्लियर करना चाहिए कि क्या ऊपर वाला ठीक है या नीचे वाला, तो जवाब ये कि दोनों ठीक है। अब दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन वो ऊपर वाली ही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक डायरेक्शन के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब बेटा डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर आपको दिया तो उसमें मैंने समझा था कि डॉट प्रोडक्ट उन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान होता है जो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, और अगर वो एक डायरेक्शन के अंदर ना हो तो फिर उनमें से किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट बना के दोनों वेक्टर्स को एक समत में लाने की ट्राई की जाती है। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम देखिएगा, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल के ऊपर और ये फोर्स है। तो चूँकि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन के अंदर है, तो पता चला जी नहीं, एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है। तो फिर मैंने इस फोर्स के दो कंपोनेंट आपके सामने हासिल किए, एक बेटा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का नाम क्या रखा हम लोगों ने, Fx। इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, Fy। इस वक्त देखें F के जो दो कंपोनेंट हैं उनमें से एक कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन एक फोर्स ऐसी भी है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर है, और वो कौन सी है, Fx। तो क्या Fx को d के साथ डॉट के तौर पे मल्टीपल लिया जा सकता है, यस। क्या यूसी बुनियादी कंसेप्ट के मुताबिक एक डायरेक्शन के अंदर आ गए हैं, यस। तो इसका मतलब ये है कि हम लिखते हैं w डॉट एफ डी कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं f cos थीटा इंटू डी। क्या लिख सकते हैं, f cos थीटा इंटू डी। और f cos थीटा किसको कहते हैं, fx को। इसका मतलब fx मल्टीपल क्या होगा, d। एक और डेफिनेशन बन सकती है, तो हम इस डेफिनेशन को क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डी। यानी फोर्स का वो अफेक्टिव कंपोनेंट जो डी की डायरेक्शन के अंदर पड़ता है उसे कहते हैं f cos थीटा। तो अब ज़रा इसको तीसरे पार्ट में मैंने फिर डिफाइन किया, ज़रा देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात ठीक हुई, आगे पढ़िएगा। एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि हम इसे फिर क्या लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा, या लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी, या एफ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी। तो ये बेटा तीसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है तो बाज़ वक़्त बंदे के जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सर अगर हम एफ़ के कंपोनेंट बना सकते हैं तो क्या डी की भी बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम डी के इसलिए कम से कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बॉडी ने लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूव करना होता है। अगर उसको थ्योरेटिकली हम बनाना चाहें तो ऐसे बन सकते हैं, ये देखो डी है, ये क्या है हमारा एफ़ है, ये रेड कलर के दोनों कंपोनेंट हैं, एक डी खुद है, एक डी एक्स है, दूसरा क्या है डी वाई है, सॉरी ये है डी वाई और ये कौन सा हमारे पास डी एक्स। अब ज़रा देखेंगे कि जो हमारा डी एक्स कंपोनेंट है वो किस किस से बनता है, फोर्स की। तो अगर अब हमें प्रोडक्ट लेना हो तो हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं एफ इंटू किस चीज़ के बराबर है डी एक्स। इससे क्या, इसे भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मगर चूँकि मैंने कहा कि प्रैक्टिकली ये ऑपरेटेड होता है तो हम इसमें क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of displacement and the component of the force along the direction of displacement which is the name as fx। यानी हम इसे क्या लिखेंगे, fx इंटू क्या होगा d। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क। ये इसकी तीसरी डेफिनेशन थी। सो बेटा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, मैंने तीनों उन पॉइंट्स ऑफ व्यू को मेंशन कर दिया कि आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और पॉइंट लेते हैं कि अगर हम वर्क को डेफिनेशंस के लिहाज से देखते हैं तो वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। एक यूनिट क्या होगी, वर्क का फार्मूला एफ इंटू डी। फोर्स की डिस्प्लेसमेंट यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम जॉल से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक साइंटिस्ट के नाम से मनसूब है। तो यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, और किस चीज़ के बराबर होगा, जॉल के बराबर होगा। तो ये इसकी यूनिट्स के तौर पर होगी। अब थोड़ा सा आते हैं जॉल की डेफिनेशंस के ऊपर कि जॉल क्या चीज़ है। अगर किसी बॉडी के ऊपर, फ़र्ज़ करें ये बॉडी है, इसके ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, कितनी, 1 न्यूटन, और बॉडी इसके नतीजे में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर लेती है, तो देन इस बॉडी में कितना वर्क हुआ है
इस वर्क की मिकदार 1 जॉल होगी। सो इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे। व्हेन ए 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जब बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन के फोर्स अमल करे, एंड बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, और बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, देन अमाउंट ऑफ वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल, तब वर्क की मिकदार क्या होगी, 1 जॉल होगी। इस तरीके से मैंने यहाँ इसको कैसे मेंशन कर दिया, जॉल से डिफाइन करके मेंशन कर दिया। क्या जॉल के अलावा भी वर्क की यूनिट्स होती हैं? जी यस, होती हैं। ज़रा यहाँ थोड़ा सा यूनिट्स की तरफ आते हैं। वर्क का फार्मूला है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो हम पढ़ सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जॉल। ये किस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम के अंदर, जो हमारा बुनियादी सिस्टम पढ़ा जाता है। अब जरा आते हैं वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट का नाम होता है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट का नाम होता है सेंटीमीटर, डायन मल्टीपल सेंटीमीटर, और इसको पढ़ा जाता है अर्ग। क्या पढ़ा जाता है, अर्ग। ये किस सिस्टम में पढ़ते हैं, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये उसके छोटे सिस्टम के तौर पर मैंने पहले चैप्टर 1 में डिटेल से लेक्चर में समझाई दी थी। नंबर 3 पे आते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स की यूनिट यहाँ इस्तेमाल होती है पाउंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है फुट, जिसको हम फुट कहते हैं, 1 फुट। तो पाउंड फुट या फुट पाउंड, ये एक नई यूनिट होगी। फुट को लिखते हैं एफ से, और पाउंड का सिंबल होता है LB, यानी स्मॉल LB। इसे पढ़ेंगे फुट पाउंड। फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ वर्क। किस सिस्टम पे वर्क की यूनिट है, ये ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम। तो वर्क की हमने 3 यूनिट पढ़ ली है, जॉल, अर्ग और क्या पड़ी है, फुट पाउंड। 3 मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती हैं। फिर हम आते हैं थोड़ा सा डायमेंशन की तरफ। ये बड़ा आसान सा है कि वर्क का फार्मूला एफ इंटू डी। जरा एफ को सिंप्लीफाई करें, एफ बराबर किसके, MA के, और डी, अब M की डायमेंशन M होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन सब लोगों ने पढ़ी है LT-2, और डी की डायमेंशन क्या होती है, L। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या फार्मूला बनेगा, M L² T-2। इट इज़ द डायमेंशन फॉर क्या होगा, वर्क। याद रखना है कि वर्क की तरह की डायमेंशन एक और क्वांटिटी की भी हासिल हुई थी, और वो क्वांटिटी आपको याद होगा जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टार्क। तो कई दफ़ा वो सवाल पूछेंगे कि वर्क जैसी डायमेंशन किसी और क्वांटिटी की हो सकती है, तो हम जवाब देंगे यस, और वो क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, टार्क होगी। ओके जी। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसकी यूनिट पढ़ ली। अब कुछ मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र जो इस डेफिनेशन जो ज़ाहिर बुक्स के अंदर है वो मैंने आपको पढ़ाई हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने इख्तिलाफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चंद डिस्कशन से लेना चाहता हूँ। हम ये कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, और बुक में लिखा है कि बॉडी कवर द सम डिस्प्लेसमेंट, देन प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन मैं इसके ऊपर इख्तिलाफ करता हूँ, थोड़ा इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। ये एक दीवार है, इस दीवार के साथ ये एक फोम है छोटी सी, हम स्पंज कहते हैं, फोम है। इस फोम को हम साथ रख देते हैं। अगर हम बेटा पीछे से इस फोम को पुश करते हैं, तो आगे दीवार के होने की वजह से क्या फोम आगे मूव करेगी, नहीं मूव करेगी। तो क्या इसमें हमारा वर्क नहीं होगा? अगर हम उस डेफिनेशन के मुताबिक देखें, तो चूंकि इस फोम ने आगे डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, चूँकि आगे दीवार और दीवार से टक्कर ले रखी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है स्पंज का, और इस लिहाज से वर्क वाकई क्या नज़र आता है, 0। लेकिन इसमें वर्क 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? जब आप लोग स्पंज को दबाते हैं, तो इस स्पंज के अंदर होता क्या है, ज़रा देखिएगा गौर से। यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ धंस जाएगी, और यूँ टेढ़ी सी हो जाएगी, ऐसे करके नज़र आ रहा है। यानी ये फोर्स इसको धकेल के यहाँ ले गई है। अब अगर गौर कीजिएगा कि फोर्स जब यहाँ अमल कर रही थी, तो यहाँ से धकेल के फोर्स यहाँ ले गई। इसका मतलब ये है कि ये स्पंज है या जो फोम है वो आगे की तरफ चला गया है, लेकिन उसने कोई डिस्प्लेसमेंट बरह रास्त कोई तय नहीं किया। उसकी अपनी बॉडी जिस पोजीशन पे पहले थी वहीं की वहीं है। तो क्या अब हम इससे वर्क नहीं मानेंगे? तो जवाब मिलेगा नहीं, इसको भी वर्क तो माना जाएगा, इसमें वर्क है। आमतौर पे मिसाल पूछेंगे, वो कहेंगे वर्क नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर वर्क है। क्यों हम वर्क के एक पॉइंट को मिस करते हैं, ज़रा समझिएगा। जब हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, वो बड़ा सिंपल होता है, और ये उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी ऐसी रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी रिजिडली आगे मूव करती है, फिर वो डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट चलती है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी है, स्प्रिंग नुमाया, आप दबाते हैं वो इकट्ठा हो जाता है, अब स्प्रिंग आगे तो नहीं चला जाता ना। इसी तरीके से स्पंज है, उसको दबाते हैं वो उसमें प्रेस हो जाता अंदर की तरफ, लेकिन उसके आगे बॉडी मूव नहीं करती, उसका डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वो बरकरार रहती है। अब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ हमें ज़हन में रखनी है, वो ज़रा समझिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब समझिएगा कि हम बेसिकली प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स के दरमियान
और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है। ज़रा समझिएगा वो कैसे कि बेटा आप फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर। जब आपने इसको पुश किया है यहाँ से, तो आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स था वो प्रेस होकर यहाँ आगे आ गया। तो जितना आपका हाथ आगे घुस जाएगा उतना बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैं लफ्ज़ समझेंगे क्या लफ्ज़ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मीन मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ तो जहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो मैं अगर किसी चीज़ को पुश करता हूँ, सॉलिड चीज़ को, ऐसे ये देखो पॉइंटर है, तो मैं पॉइंटर को जब पुश करता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है ना। तो जैसे मैं मूव करता हूँ तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है। अब आप समझे, तो बुनियादी तौर पे डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। लेकिन चूंकि कॉमनली वो पढ़ लिया जाता है इस लिहाज से, क्योंकि रिजिड बॉडी जब पुश करते हैं तो बॉडी भी उतना ही फासला तय करती है जितना उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करता है। लिहाजा वहाँ तो हमें फ़र्क नहीं महसूस होता, लेकिन स्प्रिंग के अंदर, स्पंज के अंदर या ऐसे फोम वाली चीज़ के अंदर फिर हम इन चीज़ों से कासर हो जाएंगे। अब ज़रा पॉइंट समझेंगे, जब बेटा हम उसको पुश करेंगे तो हमारा अप्लाई, जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है वो पॉइंट हमारा धनुष के आगे चला जाएगा। तो जितना हमारी फोर्स का पॉइंट धनुष के आगे जाएगा उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, बेसिकली हम फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे वर्क कहते हैं। तो हमें ज़रा उस डेफिनेशन से निकल के इस पॉइंट को ज़रा क्लियर करना चाहिए। ये पॉइंट बुनियादी तौर पे जब हम इंट्री टेस्ट लेवल पे क्वेश्चन में जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन आप लोग घर के अंदर बेड के ऊपर बैठे हैं, जब आप बेड के ऊपर बैठेंगे तो देन वी अप्लाई द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट। तो जो आपका बेड का गद्दा होगा, वो जो मैट्रेस है, वो बेसिकली प्रेस होगा नीचे ऐसे। क्या वो गद्दा या वो जो मैट्रेस है उसने वो लकड़ की जो शीट उसको क्रॉस करके नीचे चला गया? नो, लेकिन आपने उसको प्रेस तो किया है। इसका मतलब आपके वेट के ज़रिए असर वर्क हुआ है। यस, जब स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वर्क कैसे हुआ? स्प्रिंग तो आगे नहीं मूव करता। स्प्रिंग फर्ज करें किसी दीवार के साथ फिक्स करा है, आप उसको धकेलते, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, स्प्रिंग ने सफ़र नहीं तय किया। अगर सफ़र तय हुआ, फासला तय हुआ, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का हुआ। तो बेसिक डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द, क्या लफ्ज़ है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं, फोर्स के अप्लाई करने के पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट हासिल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्क। ये एक नया पॉइंट्स होगा जो मैंने बुक से हट के आपके को शुमार किया। ओके, आगे चलते हैं जी। वर्क के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें से एक वर्क क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये ओरिएंटेशन बेस होता है, एंगल बेस होता है। तो हम इसमें देते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो देन वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। चूँकि आप जानते हैं कि लेस देन 90 पे कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, जब आपने पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट, याद होगा, ऐसे हम कोऑर्डिनेट को पढ़ रहे थे, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? फर्स्ट। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर काज क्या होता है? पॉजिटिव। तो वर्क हमारा काज पे डिपेंड करता है। तो लेस देन 90 के ऊपर वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, और 0 के ऊपर क्या होगा? तो बेटा 0 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव होने के साथ साथ मैक्सिमम बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगर थीटा की कीमत ग्रेटर देन 90 है और लेस देन या इक्वल टू 80 है तो वो क्या होगा? तो बेटा जैसे 90 के एंगल से हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाता है? सेकंड। सेकंड में काज नेगेटिव होता है, लिहाजा वर्क क्या होगा? नेगेटिव। और ये कहाँ तक नेगेटिव रहेगा? 180 डिग्री तक। चूँकि हमने सरफेस के ऊपर इस वर्क को लेना है तो 180 से आगे सारे हमारे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा इस हिस्से तक हमारा वर्क क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। फिर इसके अलावा ये दरमियान में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर जो वर्क होता है उसे कहते हैं 0 वर्क। लिहाजा मैंने मेंशन कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 देन वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब थोड़ा सा हम अपनी एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क जो पॉजिटिव है वो कैसा है। तो बेटा ये सामने बच्चा खिलौने से खेल रहा है, इसका ये वर्क पॉजिटिव है क्योंकि ये थीटा लेस देन 90 पे काम कर रहा है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल होगी। अच्छा, वर्क नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। ये एक पुल्ली है, इस पुल्ली के ऊपर से हम एक धागे को या रस्सी को गुजारते हैं ऐसे। इधर पुल्ली के वेट बांध दिया आप लोगों ने जिसको आप उठाना चाहते हैं, इधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़रा गौर करें, जब फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगा तो ये बॉडी किधर मूव कर रही होगी? ऊपर की तरफ। तो क्या इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का बनता है। लिहाजा वर्क डन बाई ये पुल्ली, वर्क डन बाई ये फ्रिक्शन, ये कौन से वर्क में आते हैं? नेगेटिव वर्क के अंदर आते हैं। इसके बाद है कि 0 वर्क कब होगा? तो 0 वर्क के लिए आप अपनी बुक के अंदर एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें एक शख्स बाल्टी उठा रहा है।
तो बाल्टी पे जो फोर्स है वर्टिकली किधर है, अपवर्ड है, और बाल्टी जा किधर है, ये हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और बाल्टी की फोर्स किधर है, वर्टिकल है। एंगल कितनी डिग्री का पैदा होता है, 90 का। लिहाजा अगर वो बाल्टी को सीधा ऐसे होल्ड करके यूं चलता रहता है तो उसका वर्क किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के, ड्यू टू एंगल 90 डिग्री। हाँ, अगर वो ऐसे ऐसे हिलाता है फिर उसके अंदर वर्क हो सकता है, लेकिन अगर सीधा हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो फिर वर्क उस चीज़ के बारे क्या होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हम इसको ग्राफ के जरिए ज़ाहिर कर सकते हैं? यस, चूँकि पहला टॉपिक हमारा कांस्टेंट फोर्स का था, तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सिस, अलॉन्ग एक्सिस क्या है, फोर्स है। जब फोर्स कांस्टेंट तो लाइन सीधी क्या हासिल होगी, स्ट्रेट लाइन के मुताबिक ये नीचे ग्राफ का एरिया बनता है, जिसको मैं आपके सामने थोड़ा सा निशान ज़दा कर देता हूँ। ये देखें, अब ये एक रेक्टेंगल सी बन गई है जिसकी ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, विड्थ है। लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे दिया जाए तो एरिया निकल आता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर होगा, OP ज़रब क्या होगा, OR, यानी F ज़रब क्या होगा, D, और F ज़रब D किसको कहते हैं, वर्क को। तो पता चला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया की वैल्यूज़ होती है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्क को। इसी क्वेश्चंस का यानी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन का एक बी पार्ट है, इसमें है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहला सवाल ये है कि जो वेरिएबल फोर्स है ये क्या होती है। तो एक ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन, या जिसकी दोनों चीज़ें किसी लिहाज से चेंज होती रहती हैं उसको हम लोग वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तब मैंने यह मेंशन कर दिया, द फोर्स विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन आर बोथ। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हम ऊपर जाते हैं हाइट के साथ चेंज हो जाती है। इसी तरीके से स्प्रिंग की फोर्स है जो इस्तेमाल की जाती है वो चेंज होती रहती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसी फोर्सेज हैं, जैसे ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होती रहती हैं। तो जो फोर्सेज वेलोसिटी की वजह से, टाइम की वजह से अपनी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में कोई भी तब्दीली ले आती हैं, ऐसे फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो अगर कहीं वेरिएबल फोर्स हो तो उससे वर्क कैसे निकालेंगे। तो ज़ाहिर है अगर सिंगल फोर्स होती थी तो आसानी से हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ऐसा क्या करेंगे, ज़रा ये देखेंगे डायग्राम थोड़ी सी नज़र आ रही है। पॉइंट्स ए से लेके बी तक ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पाथ है जिसमें फ़र्ज़ करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करती है। तो यहाँ फोर्स की कीमत फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे 8 है, फिर 9 है, सॉरी 7 है, फिर 6 है, 2 ऐसे कम होती जा रही है। तो ऐसी वेरिएबल फोर्स में हम कौन सी मैग्नीट्यूड पुट करें, 10 पुट करें, 8 पुट करें, 6, 1 क्या करें। ज़ाहिर हमारे लिए कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अगर वेरिएबल फोर्स का पाथ होगा तो हम उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, इतना छोटा पीस लेंगे कि एक स्मॉल सेगमेंट के अंदर फोर्स का सिंगल डिजिट एज ए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ फोर्स की कीमत 10 है और यहाँ जाके फोर्स की कीमत लेट से 3 हो जाती है फॉर एग्जांपल। तो मैं एक ऐसा कंपोनेंट लूँगा टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक जिससे फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहे, 10 रहे, और जब दूसरा टुकड़ा शुरू हो तो वहाँ से फोर्स क्या रहनी चाहिए, 9 रहनी चाहिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 रहनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चीज़ 7 रहनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चीज़ 6। इसका मतलब एक छोटा पीस इतना लेंगे जिसके अंदर जो फोर्स की कीमत है वो एक ख़ास मिकदार को शो करे और वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इस स्मॉल सेगमेंट के अंदर हम फोर्स को अज्यूम कर लेते हैं क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे तो कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे, n, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा 3, डेल्टा Dn। कितनी फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे, हिस्से बनेंगे, F1, F2, F3, Fn, n क्या होगा, Fn। अब अगर हमें वर्क काउंट करना है तो क्या करना होगा बेटा, जरा देखते हैं। जब पहले टुकड़े का वर्क लेंगे तो पहली फोर्स और पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरे टुकड़े में जाएंगे तो सेकंड फोर्स और सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तीसरे में जाएंगे तो सेकंड फोर्स। और मुमकिन है डिस्प्लेसमेंट सारे बराबर हों लेकिन फोर्स तीनों में क्या चल रही है, मुख्तलिफ है। यकीनन जब डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे और फोर्स मुख्तलिफ होगी तो ये वेरिएबल फोर्स हर जगह वैल्यूज मुख्तलिफ होगी। तो वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल यानी पहले पीस का वर्क कितना होगा, F1 डेल्टा D1, F1 डेल्टा D1 cos θ1। दूसरे टुकड़े का क्या होगा, W2, F2 डेल्टा D2, F2 cos θ2 डेल्टा T। यानी पहले फोर्स का नाम F1, फासले का नाम D1, एंगल का नाम θ1, दूसरे का नाम F2 θ2 और डेल्टा क्या होगा D2 एंड सो ऑन। ऐसे हम निकालते जाएंगे। जब n पाथ का निकालेंगे तो Fn cos θ इंटू डेल्टा Dn। हमें टोटल वर्क अगर निकालना हो तो हमें जितने जितने स्टेप्स के वर्क है उनको काउंट करके ऐड कर लेंगे। जब बेटा ऐड करेंगे तो बनेगा F1 cos θ1 डेल्टा D1, ठीक है, F2 cos θ2 डेल्टा D2 और Fn cos θ डेल्टा क्या होगा Dn। चूँकि ये 1 से लेके n तक के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं मगर ये टुकड़े चूँकि महदूद तादाद के हैं तो हम इनको सम अप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस सिग्मा में ले लेते हैं। ये जो सिग्मा है ये बेसिकली सुमेशन के तौर पर ले जाए, सम इंग्लिश का लफ्ज़, हम उससे क्या हासिल करते हैं, सुमेशन। और सुमेशन को मैथमेटिकली जो अलामत दी जाती है उसे क्या कहते हैं, सिग्मा, यानी मजमूआ कहा गया।
इसमें कितने टुकड़े हैं 1, और कहाँ तक हम लेके जाते हैं n तक, तो I1 से लेके n तक हम इसे क्या लिखेंगे एफ आई cos थीटा i इंटू डेल्टा डी है। ये i क्या है, ये 1 2 3 की जगह सब स्क्रिप्ट है जो कि 1 से लेके n तक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें अगर हम एक वेरिएबल फोर्स के तौर पे वर्क लेते हैं तो वो क्या होगा, तो बेटा ये देखें वहाँ पे हमने ग्राफ में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट शो की थी क्योंकि कांस्टेंट फोर्स थी। यहाँ ऐसा ऐसा क्या जा रहा है नीचे, इसका मतलब फोर्स क्या कर रही है, डिक्रीज। तो जैसे आप लोगों ने हर टुकड़े का वर्क अलग निकाला, ऐसे यहाँ एरिया भी अलग निकालना पड़ेगा। तो पूरे ग्राफ को छोटी छोटी रेक्टेंगल में मैंने तकसीम किया। पहले इसका मैं एरिया निकालूंगा, वो W1 के बराबर होगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा वो W2 के बराबर होगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा वो W3 के बराबर, एंड सो ऑन। सबका जब एरिया निकलेगा तो वो टोटल क्या हासिल होगा, वर्क। इसमें ग्राफ बनता है एफ cos थीटा वर्सेस डी। उसमें आमतौर पर एफ और डी का बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वो कॉस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, कांस्टेंट फोर्स के तौर पे होती है। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 4 से मुतालिक था, जिसके अंदर हमने बेसिकली 2 आर्टिकल्स को डिस्कस किया, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और दूसरा सा छोटा सा टॉपिक था वर्क डन बाई क्या था, वेरिएबल फोर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।